Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are doing great at your homes. So in this video we are going to talk about E.M. Forster. इसकी बायोग्राफी को, इसके लिटरेरी करियर, हाउ E.M. Forster is पोस्ट colonial राइटर, और इसके अलावा इसकी राइटिंग स्टाइल के कुछ पर्सपेक्टिव्स को विद कोटेशन हम देखने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं. नाम E.M. Forster यानी एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर्स था, ठीक है. और अगर हम इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें तो इनका टाइम स्पेन 1879 टू 1970 तक है. इंग्लैंड लंदन में ये पैदा हुआ है और इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हो गई है. ही हिमसेल्फ कॉल्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ नेचर बिकॉज ही वाज आल्सो कीन इंटरेस्टर, और कीन इंटरेस्ट था इन्हें ह्यूमन नेचर पे, ठीक है. ह्यूमन नेचर के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी. ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में इन्होंने स्टडी की और अपने वर्क्स में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इन डिटेल, उनके इमोशंस को इन्होंने हाईलाइट किया. दैट्स वाई कि वो अपने आप को प्रोफेसर ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है. एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर का बेसिकली जो नाम था हेनरी था सबसे पहले, लेकिन फिर बाद में बैप्टाइज करने के बाद इनका नाम एडवर्ड रख दिया गया, ठीक है. फिर E.M. फोस्टर इसलिए इन्हें कहा जाने लगा. ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सोशल एंड लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है. इसके अलावा इन्होंने ट्रैवलॉग्स भी लिखे. मैं आपको बता दूं कि जो E.M. फोस्टर ने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवलिंग की थी, ठीक है, इसलिए इन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे. इन्होंने ब्रॉडकास्टर के तौर पे BBC में ब्रॉडकास्टर के तौर पे काम किया है, और इसके अलावा इन्होंने बायोग्राफीज भी लिखी हैं. दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज अ बायोग्राफर. अच्छा, जो BBC है, BBC बेसिकली एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट और कॉरपोरेशन है जो आज भी मौजूद है. अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आज भी हमें BBC देखने को मिलती है, जिसमें डिफरेंट न्यूज़ कास्टर्स होते हैं और इसके अलावा न्यूज़ वगैरह वहाँ पे पोस्ट वगैरह की जाती है. और इस जो ओवरऑल द वर्ल्ड, जैसे कि पाकिस्तान में चलता है, न्यूज़ होते हैं, डिफरेंट न्यूज़ के चैनल्स होते हैं, तो BBC भी इसी तरह है, ठीक है. इसके अलावा ही आल्सो जॉइंड अपोस्टल दैट वाज अ स्टूडेंट इंटेलिजेंस सोसाइटी व्हेन ही वाज इन किंग्स कॉलेज. तो इन्होंने अपोस्टल को भी ज्वाइन किया था, और अपोस्टल क्या थी, एक स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी. एंड देन ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम E. मोर, ठीक है. उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपनी राइटिंग वगैरह में भी उनके जो इन्फ्लुएंस है हमें इनका देखने को मिलता है. इसके अलावा सईद रोज़ मसूद एक इंडियन पर्सन थे, ठीक है, जिनका जो बेसिकली फ्रेंड रह चुके हैं E.M. फोस्टर के फॉर 17 ईयर्स. और इसके अलावा ये जो सईद मसूद हैं इंडियन थे, तो इनसे जो E.M. फोस्टर है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, और फिर वो इन्हीं से इंस्पायर होके वो गए थे इंडिया में इन्होंने विजिट किया. जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने ट्रैवलिंग्स वगैरह की है, तो ट्रैवलॉग्स वगैरह भी लिखे, तो इन्होंने इंडिया में विजिट किया. इन्होंने 2 मरतबा इंडिया वो गए हैं, पहले 1912 में एंड देन 1921 में. और इनका जो वर्क है पैसेज टू इंडिया, बेसिकली उसी की इंस्पायरेशन से इन्होंने लिखा था. अब जो 1912 एंड 1921 में 2 मरतबा गए हैं, और दोनों मरतबा इन्होंने 6 मंथ के लिए वहाँ पे विजिट किया है इंडिया में, और इंडिया की कल्चर को देखा, वहाँ पे कॉलोनियलिज्म को देखा, और इसके अलावा इंडिया के कल्चर डाइवर्सिटी और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व की, इन्होंने सब कुछ अपने वर्क अ पैसेज टू इंडिया में हाईलाइट किया है, ठीक है. ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कैम्ब्रिज ह्यूमनिस्ट इन 1959. तो ये तो था इनकी लिटिल बिट बायोग्राफी. एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर्स के अगर हम वर्क की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो वर्क्स लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर का जो हम वर्क पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ पैसेज टू इंडिया दैट वाज पब्लिश इन 1924, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंडिया में 2 मरतबा वो गए थे, इन्होंने विजिट किया था, ट्रैवलिंग की थी इंडिया की तरफ. 1912 में फर्स्ट टाइम एंड देन 1921 में 6 मंथ में के लिए दोनों मरतबा वो गए थे. और इन्होंने इसी से इंस्पायर होकर, यानी इसी की ड्यूरेशन 1912 से 1921 की ड्यूरेशन में इन्होंने अपना ये वर्क लिखा था. लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसेज टू इंडिया की वजह से E.M. फोस्टर को फेम मिली है. E.M. फोस्टर के बहुत सारे पहले भी वर्क पब्लिश हो चुके थे, जिसकी वजह से वो पहले ही रिकॉग्नाइज्ड और फेमस राइटर रह चुके हैं. लाइक इनके ये जो 4 वर्क हैं ये वाले, ठीक है, जिसमें वेयर एंजल्स फियर टू थ्रेड, द लॉन्गेस्ट जर्नी, अ रूम विद द व्यू एंड होवर्ड्स एंड. ये कुछ ऐसे वर्क हैं जो पहले ही पैसेज टू इंडिया से पहले ही पब्लिश हो चुके थे, और इन्हीं वर्क की बेस पे, बेसिकली होवर्ड एंड की बेस पे इन्हें बहुत ज़्यादा फेम पहले ही हासिल हो चुकी थी. अब इनका एक वर्क है दैट वाज पब्लिश इन 1971 पोस्टह्यूमसली, ठीक है, मॉरिस. ये जो वर्क है ये पैसेज टू इंडिया से पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन इस वर्क के अंदर इन्होंने कुछ सेक्सुअल अफेयर्स या कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज थी जिसकी वजह से जो सोसाइटी के अंदर कंट्रोवर्सीज पैदा हो सकती थी, इसलिए इन्होंने इस वर्क को पब्लिश नहीं करवाया, एंड लेटर ऑन आफ्टर हिज डेथ इस वर्क को पब्लिश करवाया गया. If we talk about the writing style of E.M. Forster, then we can see that in his writing style, he basically uses third person point of view, and he also expresses a very straightforward and logical order in most of his writings. और इसके अलावा इसकी जो लैंग्वेज है मिस्टिसिज्म पे बेस करती थी, और कोलोकियल लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, मीन्स सिंपल डे टू डे लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं. और मोस्टली इनके जो एरियाज़ हैं, यानी इनकी जो सेटिंग है वो उन प्लेसेस पे हैं जहाँ पे इन्होंने ट्रैवलिंग की. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंडिया में जाते हैं, इंडिया की ट्रैवलिंग करते हैं, और वहाँ पे इन्होंने पैसेज टू इंडिया लिखा, तो इनकी
जो प्लेस जो सेट होगी ना, यानी इनकी वर्क की जो प्लेस है, सेटिंग होगी, वो इंडिया में ही होगी, यानी वो मोस्टली वही प्लेसेस इन्होंने रखी हैं। इसके अलावा वो कॉलोनियलिज्म को, रेसिज्म को, क्लास डिफरेंस को, रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म जैसी टेक्निक्स का बहुत परफेक्टली यूज़ करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। वो सिंबलिज्म का यूज़ करते हैं ताकि वो कन्वे कर सके रियलिटी एंड डीपर मीनिंग ऑफ हिज नॉवल या और एनी पीस ऑफ लिटरेचर दैट ही इज गोइंग टू राइट, ठीक है। इसलिए सिंबलिज्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रोमिनेंट फीचर इन हिज राइटिंग स्टाइल इज द portrayal of human psychology in his works, because he was I have also told you that he called himself as a professor of nature, that is basically the human nature, professor of human nature. that's why कि human psychology को बहुत ज़्यादा deeply वो highlight करते हैं अपने works के अंदर। इनके work के अंदर हमें human psychology, because the one fact about this is also that कि वो एक post colonial writer, अगर हम post colonialism की बात करें तो इन्होंने जो work लिखे, if we talk about his lifespan, the time of his lifespan that goes from 1879 to 1970, he has also seen not only the colonial era but also the post colonial era and modernism and also the post modernism और post colonialism, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इनके वर्क्स के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी भी देखने को मिलती है, बिकॉज द पोर्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द पोस्ट colonial perspective is also the prominent feature of post colonialism। तो इन डिट हैव अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, और इसके अलावा रिप्रेस्ड फैंटेसी की फॉर्म में वो अपने करेक्टर्स को हाईलाइट करते हैं। रिप्रेस्ड फैंटेसी यानी कोई ऐसे डिजायर्स को, ऐसे इमोशन जो इसी करेक्टर के अंदर काफ़ी देर से रिप्रेस्ड हैं, और उन चीज़ों को वो अपने वर्क्स में थ्रू द इमेजिनेशंस वो हाईलाइट करते हैं, लाइक द करेक्टर ऑफ एडेला इन अ पैसेज टू इंडिया, जिसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, लव, हेट वगैरह जैसी जो फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। एंड देन एज आई हैव टोल्ड यू कि इन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, और इनकी जो सेटिंग होती है वो ट्रैवलॉग वाली प्लेस पे ही होती है, लाइक यूरोप में, इंडिया में, इजिप्ट में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ, यानी मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट जगह पे इन्होंने गए थे, ट्रैवलिंग की थी, तो वो यूरोप में भी गए थे, इंडिया में भी, इजिप्ट में भी, ठीक है ना, और इसके अलावा जर्मनी में भी। एंड देन सोफिस्टिकेटेड और पोइटिक टोन होती है इनके वर्क्स की, और वो फीमेल राइट्स के बारे में, इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करते हैं। एंड दीज बेसिकली पर्सपेक्टिव्स, दीज आर सच पर्सपेक्टिव्स दैट कुड बी सीन इन हिज वर्क्स आफ्टर हिज इंस्पायरेशन फ्रॉम जॉर्ज मेरेडिथ, ठीक है। इन्होंने जॉर्ज मेरेडिथ वर्क को पढ़ा था, ठीक है, और उनसे इन्होंने इंस्पायर होकर लिखा था, ठीक है। और इसके अलावा द स्टाइल ऑफ विक्टोरियन कुड आल्सो बी सीन इन हिज वर्क्स। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द थीम्स इन ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल, देन वी कैन आल्सो फाइंड द थीम ऑफ द फर्स्टली वी हैव द थीम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लव, हेट एंड पोस्ट colonial themes like mimicry, ambivalence and so on, and then conflict, love, psychology, colonialism, racism. These are some important basic themes that we could find in his writing style. So another point that I am going to discuss with you for today's video, वो है a post colonial writer, that how E.M. Forster is a post colonial writer. Basically I have told you about, firstly if we see his time span that goes from 1879 to 1970, so we can also easily say that he is a post colonial writer. And then if we talk about his writing style, the first concept we have also discussed about the human psychology, and then in most of his works he basically portrays the theme and the concepts like colonialism, clashes of culture and power structures. He mostly highlights these conflicts and these concepts in most of his writing, that shows that he is a post colonial writer. And then psychological influences on colonized people, these influences means the influence of colonizers on the psychology of colonized people is very prominent in his works, ठीक है। And then if we talk about the themes, I have also told you in the previous slide कि वो जो theme use करते हैं like individualism, class conflict, sexuality, inferiority, and then cultural issues, cultural differences. So these are some important things that we can also find in his work, like a passage to India. This work basically is a post-colonial work, and we will discuss it in our next videos inshallah. And then वो post-colonial situations को अपने work में highlight करते हैं, वो relation बताते हैं, एक clashed and the worst relation between the colonizer and the colonized देखने को मिलते हैं इनके works में। like a passage to India में वो इंडिया और ब्रिटिश के clash के बारे में बताते हैं, उनके worst situations के बारे में बताते हैं, how the psychology of colonized were deeply influenced from the colonizers behaviors and attitudes. And then depicts of British modernism को इन्होंने depict किया था अपने works में, और इसकी जो best example है, as I have told you, a passage to India. So after reading all of this point, we can say that E.M. Forster is a post-colonial writer, as he perfectly used the post-colonial terms in most of his work. And not only the term, he also highlights the background, the political, the social and the cultural background of the influence of colonizers on the colonized psychology and also on their work, also on their society as well, ठीक है। So that's all for the slide, post-colonial writer E.M. Forster. And then I have some important quotation that are taken from the original text of E.M. Forster. You can also note down in quotations and add this quotation in your question.
So that's all for today's video lecture. In this video lecture, I have tried my level best to cover E.M. Forster as a writer, as a post-colonial writer, his literary career and his writing style. If you have any query about this lecture, about today's lecture, then you can ask me in the comment box. Inshallah, I'll try my level best to answer there. And if you really like the video, please hit the bell icon and do subscribe to my channel. In the next video, inshallah, I am going to discuss about A Passage to India, that is the most important and prominent novel written by E.M. Forster. Okay, so remember me and the people of Palestine in your prayers, and also do subscribe to my channel, share this channel and video with your friends, and you can also get the links of the previous videos related to post-colonial literature and post-colonial studies from my description box, and also from the playlist that is also there in my on my YouTube channel. And if you want to get the PDF notes or these slides, these PPT slides, you can also get from these PPT slides from my from my WhatsApp channel. Basically, I will give the link of this slide in link of the WhatsApp channel basically in the description box. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Stay tuned for us with us for more such related video. Allah Hafiz.